केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहला अम्ल के बारे में, अम्ल जिसे इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ खट्टा होता है। प्रबल अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और दुर्बल अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। अगला सांद्र अम्ल क्या होता है, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है उसे, जबकि जल अल्प मात्रा में हो तब उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो। अगला है क्षारक, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले कर देते हैं और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अगला है प्रबल क्षारक क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब प्रबल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक NH4OH, और यह क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है लवण। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अगला है सूचक के प्रकार, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक पौधों में पाए जाते हैं जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधों के फूल, हल्की हल्दी। कृत्रिम सूचक के लिए ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है जैसे प्याज या लौंग का तेल। अगला है सूचक, तो सूचक अगर लिटमस हो तब अगर वो अम्ल के साथ होगा तब वो लाल होगा, और जब वो क्षार के साथ होगा तो नीला होगा। लाल पत्ता गोभी का रस है तो अगर वो अम्ल के साथ होगा तो लाल और क्षार के साथ हरा। हल्दी अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं करता है और क्षार के साथ लाल रहता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल के साथ तो नीला रहता है पर क्षार के साथ गुलाबी रहता है। फिनोल्फ्थेलिन और मिथिल ऑरेंज जो कि कृत्रिम सूचक है। फिनोल्फ्थेलिन अगर अम्ल के साथ रहेगा तो रंगहीन और क्षार में रहेगा तब गुलाबी। मेथिल ऑरेंज जब अम्ल में रहता है तो लाल और क्षार में रहेगा तो पीला। प्याज का रस जब अम्ल में रहेगा तो तीक्ष्ण गंध देता है और जब क्षार में रहेगा तो कोई गंध नहीं देता है। वैनिला जब अम्ल के साथ रहेगा तो समान गंध देता है, लेकिन अगर क्षार के साथ रहेगा तो कोई गंध नहीं देता। लौंग का तेल अगर अम्ल के में रहेगा तो समान गंध देती है, पर अगर क्षार के साथ रहेगा तो कोई गंध नहीं देती है। अगला है अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया अम्ल और क्षार के साथ। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया से जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करती है धातु तब वो लवण और हाइड्रोजन गैस ही देती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला है पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस नीत परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं और इसीलिए इसे पॉप टेस्ट कहा जाता है। अगला धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल का जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण CO2 और जल देती है। जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तब भी लवण CO2 और जल ही देती है। अम्ल के साथ जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट बनाता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगला HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तब लवण के तौर पर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। अधिक मात्रा में अगर CO2 प्रवाहित किया जाए तब बनता है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट जो कि जल में घुलनशील होता है।
अगला है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनता है और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है सोडियम क्लोराइड और जल। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण और जल बनते हैं। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण और जल बनते हैं। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण और जल बनते हैं और जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण और जल बनते हैं। अगला है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कॉपर क्लोराइड और जल बनाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं जल में। H++ और जल मिलकर बनाता है हाइड्रोनियम आयन, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जल मिलकर बनाता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन। अगला जल की उपस्थिति में क्षारक आयन हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में सोडियम प्लस में और OH हाइड्रोक्साइड माइनस आयन दे रहा है। वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में मैग्नीशियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन दे रहा है। अगला सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अगला जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अगला है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर भी आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। अगला जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। यह अम्ल की अभिक्रिया को धातु के साथ और अन्य के साथ। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। जब अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 और जल देता है। जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। अगला क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। जब क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। जब क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ इसकी कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है। जब क्षारक अम्ल के साथ रहता है तब ये लवण और जल देता है और क्षारक धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है। अगला अम्ल व क्षारकों में समानताएं। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जबकि सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। अगला क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्लीय क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है।
अगला पीएच स्केल किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुषांश जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच अगर 7 हो तब ये उदासीन विलयन होगा, जब पीएच 7 से छोटा हो तब ये अम्लीय विलयन होगा, जब पीएच 7 से बड़ा हो तब ये क्षारीय विलयन होगा। अगला यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया दुर्बल अम्ल का और प्रबल अम्ल का, जहाँ की H+ आयन मात्रा के द्वारा दर्शाया जा रहा है, और दुर्बल क्षार में NH4OH का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये OH- आयन मात्रा के द्वारा इसका प्रदर्शित कर रहा है। अगला, जब बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होगी तो वह 7 से छोटा होगा, जब बढ़ती हुई क्षारकीय प्रकृति होगी तो वह 7 के इस साइड जाएगा, और जब उदासीन होगा तब H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि और H+ आयन की सांद्रता में कमी होगी इस साइड जाने पर। अगला, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंत वलक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगला, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अगला, लवणों का पीएच। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का पीएच 7 होता है यानी उदासीन लवण होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक का पीएच 7 से कम होता है यानी ये अम्लीय होगा। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल का पीएच अगर 7 से ज़्यादा हो तब ये क्षारकीय होगा। अगला, साधारण नमक से उत्पन्न रसायन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3 और धोने का सोडा Na2CO3 प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है। जैसा कि दिया गया है, सोडियम क्लोराइड और जल मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। जहाँ की एनोड पर है क्लोरीन गैस, कैथोड पे उत्पन्न हुआ है हाइड्रोजन गैस और कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। H2 का उपयोग होता है ईंधन या फिर मार्गरीन के रूप में। क्लोरीन का यूज होता है जल की स्वच्छता, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में। HCl का उपयोग होता है इस्पात की सफाई के लिए, औषधियों के रूप में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए। और विरंजक चूर्ण जो कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विक्रय से बनता है, इसका होता है घरेलू विरंजन या फिर वस्त्र विरंजन के लिए। अगला, विरंजक चूर्ण। शुष्क बूझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है।
इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए या फिर रोगाणुनाशक के रूप में। अगला है बेकिंग सोडा। सोडियम क्लोराइड जल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अभिक्रिया से बनता है NH4Cl और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर बेकिंग सोडा में निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिलन से। अगला है इसका उपयोग इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम हो जाता है। यह एंटासिड का एक संघटक भी है। इसका उपयोग सोडा अम्लग्नि शामक में भी किया जाता है। अगला धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को अगर जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तब ये धोने का सोडा का निर्माण करती है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है और घरों में साफ सफाई के लिए भी। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट बनाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जो कि जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बन जाता है। इसकी अभिक्रिया होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के कुछ अणुओं के साथ अभिक्रिया करवाने पर यह जिप्सम बना देता है। अगला है इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला है क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्री इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट इंटू 5 जल के अणु में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं और इसमें क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं और इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं।